हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और जरा टेनेट मूवी के सीन को ध्यान से देखो। एज यू कैन सी, यहाँ पर ब्लू टीम को बिल्डिंग के गिरे हुए टुकड़े उल्टा आकर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद वहां पर ब्लास्ट होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इफेक्ट उसके कॉज से पहले ऑब्जर्व हो रहा है। इसे फिजिसिस्ट रेट्रोकॉजालिटी कहते हैं। अब इस फिनोमिनन की सबसे वियर्ड बात क्या है? एज अनबिलीवेबल इट सीम्स, कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट का यह मानना है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे रियल वर्ल्ड में भी पॉसिबल है। यस, यू वोंट बिलीव, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो बार बार लगातार ये प्रूव करता है कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को इफेक्ट करता है। मतलब जस्ट इमेजिन, आप भविष्य में कौन सा जॉब करोगे, ये इफेक्ट कर रहा है कि आप पास्ट में कौन से स्कूल गए थे या फिर इवन आप कौन से सिटी में रहते हो। सुनने में ही बेतुका सा लग रहा है, राइट? बट रियलिटी का ऐसा ही एक वर्जन प्रूव हो चुका है एक्सपेरिमेंट में, एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार, जिसे जानकर आप भी अपने कॉमन सेंस से भरोसा खो बैठोगे। बट डोंट वरी, इस कॉन्सेप्ट को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कहानी के रूप में एकदम शुरुआत से, जिससे कि आपके क्वांटम थियरी के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना, वरना आप रियलिटी का ट्रू नेचर समझे बिना ही बूढ़े हो जाओगे। लाइक इस कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी को ही ले लो। आइडियली कोई भी साइंटिस्ट जब एक थियरी देता है, उसके बाद उस पर फिर एक डिबेट होती है। पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आज से लगभग एक सेंचुरी पहले दो बड़े बड़े फिजिसिस्ट नील्स बोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन में एक फेमस डिबेट छिड़ गई थी और दोनों के सपोर्टर्स अपने अपने आइडल्स को सपोर्ट करने के लिए नई नई थियरीज पेश करने लग गए। One of which was retrocausality। इसी डिबेट में मौजूद थे 16 साल के एक ऐसे जीनियस जो आगे जाकर फादर ऑफ मॉडर्न जनरल रिलेटिविटी बनने वाले थे, और जी हाँ, एक ऐसी खोज करने वाले थे जो सबूत के साथ ये प्रूव करे कि भविष्य यानी कि फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट करता है। उनका नाम था जॉन व्हीलर। जॉन व्हीलर साइंटिफिक कम्युनिटी में एक तूफान लाने वाले थे, और कैसे, ये आप आगे जानोगे। नाउ वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं किस डिबेट की बात कर रहा हूं। देखो, आप सभी को क्या ये फेमस फोटो याद है? वेल, आपने ये फोटो कभी ना कभी पहले जरूर देखी होगी। दरअसल साल 1927 में ब्रसेल्स, बेल्जियम के सॉल्वे इंस्टीट्यूट में दुनिया भर के 29 बेस्ट फिजिसिस्ट एक फेमस फिजिक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे, कॉल्ड द 5th सोल्वे कॉन्फ्रेंस। और ये देखो, ये उस सोल्वे इंस्टीट्यूट के स्टेयर्स है जहां पर वो पिक्चर ली गई थी। इस फोटो में आप देख सकते हो बोर्स, आइंस्टाइन, अर्विन श्रोडिंगर, लुई डी ब्रॉली, मैक्स प्लैंक, मैरी क्यूरी, ऐसे कई सारे फेमस चेहरे आपको दिख रहे हैं। बट अब जरा अपने आप से पूछो, इन सभी में कॉमन क्या है? वेल, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इन सब का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे आप लोगों को पता है, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वर्किंग की स्टडी करता है। लाइक मैरी क्यूरी को ही ले लो, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि रेडियो एक्टिविटी एटम्स के अरेंजमेंट पर नहीं बल्कि उसके अंदर यानी सब एटॉमिक लेवल पर चल रही किसी गड़बड़ की वजह से पैदा होती है। और आइंस्टाइन के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे कि उन्हें नोबेल प्राइज उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए मिला था, जिसमें उन्होंने मेटल पर लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और बिजली पैदा होती है, ये प्रूफ किया था। सो बिल्कुल यही वजह थी कि इन सभी को ब्रसेल्स बुलाया गया था, ताकि उनके डिस्कशन से हम सभी एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स एटसेट्रा, इन सब की वर्किंग को ज्यादा अच्छे से समझ पाए, डीप पर्सपेक्टिव्स मिल पाए साइंटिफिक कम्युनिटी को। अब वो अलग बात है कि आज के तारीख में इस 5th सोल्वे कॉन्फ्रेंस को मेनली बस सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना जाता है, द डिबेट इन विच आइंस्टाइन लॉस्ट टू बोर्स। सो एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 1700s में न्यूटन ने यह प्रपोज किया था कि लाइट पार्टिकल्स के रूप में ट्रैवल करते हैं। पर अर्ली 1800s में एक फिजिसिस्ट थे थॉमस यंग नाम के, उन्होंने पहली बार एक फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कॉल्ड द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसमें उन्हें पता चला कि लाइट एक्चुअली डुअल नेचर दिखाती है, यानी कि दोगलापंती। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उन्होंने एक लाइट बीम को 2 स्लिट से पास किया था, और जब उन स्लिट्स के पीछे रखे स्क्रीन पर उन्हें ऐसा इंटरफियरेंस पैटर्न दिखा, तो उन्होंने यह कंक्लूड किया कि लाइट पार्टिकल्स से ही बनी होती है, पर वो पार्टिकल्स एक वेव के रूप में ट्रैवल करते हैं। अब इस खोज के बाद ऑलमोस्ट एक सदी बीत गई, और साल 1924 यानी कॉन्फ्रेंस के जस्ट 3 साल पहले फिजिसिस्ट लुई डी ब्रॉली ने यह प्रूव किया कि सिर्फ लाइट नहीं बल्कि सभी पार्टिकल्स, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, क्वार्क्स हो, बोसॉन्स हो, कोई भी, वो सब के सब ये वेव पार्टिकल डुअलिटी दिखाते हैं एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। अब फ्रेंड्स, यहां तक तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर था, किसी को क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट देन जिस साल कॉन्फ्रेंस हुई, उसी साल एक और एक फेमस फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग ने अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज किया, जिसके चक्कर में लेटर रेट्रोकॉजालिटी पिक्चर में आई। दरअसल इस प्रिंसिपल के अनुसार जिन स्पीड्स पर ये फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं,
उन स्पीड्स पर आप या तो उनकी स्पीड नाप सकते हो या तो उनकी लोकेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक नदी है और उसमें पानी वेव्स के रूप में बह रहा है। अब ऐसे में अगर आपको उन वेव्स की स्पीड को नापना है तो आपको गिनना पड़ेगा कि आपके सामने 1 सेकेंड में कितने वेव्स गुजरे हैं। अब इस मेथड में एक मेजर प्रॉब्लम है कि आप ऐसे करके किसी एक वेव की लोकेशन नहीं बता सकते। अगर आपको किसी एक वेव की लोकेशन जाननी है तो फिर आपको पानी के बहाव की फोटो लेनी पड़ेगी, और उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो आपको स्पीड की जानकारी नहीं देगा। सो ऑल इन ऑल, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से, जो कि हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया था, ये धारणा बनी कि क्वांटम लेवल पर सभी पार्टिकल्स एक वेव ऑफ पॉसिबिलिटीज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व ही करने पर वो कोई एक फॉर्म लेते हैं, एक पार्टिकल के रूप में दिखाई देने लगते हैं जिसके डेफिनेट प्रॉपर्टीज होते हैं। उससे पहले दे आर जस्ट वेव ऑफ पॉसिबिलिटी। अब ऑब्वियसली आइंस्टाइन को ये बात हजम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज आइंस्टाइन ऑलवेज बिलीव्ड इन अ डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव। उनकी सारी थियरीज क्लासिकल फिजिक्स में रूटेड थी, जो कि एक डिटर्मिनिस्टिक व्यू पॉइंट से चलते हैं। तो उनके लिए ये प्रोबेबिलिटी का आना, पॉसिबिलिटी का आना ब्रह्मांड के अनफोल्डिंग में, ये एक बहुत ही वियर्ड सी बात थी जो वो हजम करने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरा इस बात का ये इंप्लीकेशन था कि अब तक वो एटम्स और उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जितना भी समझ पाए हैं और इनकी जो फोटो इलेक्ट्रिक थियरी भी है, ये सब कुछ इनकम्प्लीट है। सो आइंस्टाइन यहां पर इसी कॉन्फ्रेंस में हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पूरी तरह से गलत प्रूफ करने पर तुल गए। इसी डिबेट में कूद पड़े फिर बाद में नील्स बोर, और उन्होंने मैथमेटिकली ये प्रूफ किया कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है वो पार्टिकल्स के वेव नेचर की वजह से तो दिखता है, बट अगर आप स्क्रीन तक पहुंचने से पहले पार्टिकल्स को डिटेक्टर्स से ऑब्जर्व करोगे तो एक बहुत ही वियर्ड सी और मैजिकल सी चीज होती है कि स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न की जगह पर ऐसा डॉटेड सा पैटर्न, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखेगा, मानो कि जैसे पार्टिकल्स ने अपना वेव नेचर छोड़कर एक डेफिनेट फॉर्म ले लिया हो। अब सिंस 5 दिनों तक लगातार कोशिशें करने के बावजूद आइंस्टाइन बोर के इक्वेशन में कोई गलती नहीं निकाल पाए। फाइनली उस डिबेट को नील्स बोर ने जीत लिया, आइंस्टाइन को हरा दिया यहां पर। अब मे भी यहां तक आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी, बट आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि गौरव, इसमें रेट्रो कॉजालिटी आखिर कहां पर आता है? वेल, अब तक नहीं आया है, बट यहीं से आना शुरू होगा, क्योंकि आइंस्टाइन एक ऐसे फिजिसिस्ट थे जो आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। जर्मनी में नाजी एग्रेशन बढ़ने के बाद आइंस्टाइन यूएसए शिफ्ट हो गए थे और वहां की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करने लग गए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात दो तगड़े साइंटिस्ट नेथन रोजन और बोरिस पुडोल्स्की के साथ हुई। फिर इन तीनों ने मिलकर इसी प्रोजेक्ट पर काम किया और एक पैराडॉक्स खोज निकाला, फेमसली कॉल्ड द ईपीआर पैराडॉक्स, और उससे बोर की इस थियरी में एक मेजर फ्लॉ निकल गया। उन्होंने बेसिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए कहा कि अगर एक सोर्स पार्टिकल है जो स्पिन नहीं करता और वो दो नए स्पिन करने वाले पार्टिकल्स में तब्दील होता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उन दोनों भी पार्टिकल्स को एक दूसरे से इक्वल एंड ऑपोजिट स्पिन दिखाना पड़ेगा, ताकि टोटल स्पिन एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर उसकी वैल्यू उनके पेरेंट पार्टिकल से मैच हो सके। अब इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो? आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे से लाइट ईयर्स दूर रख दें तो भले ही वो दोनों मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की एक वेव के रूप में एग्जिस्ट करें, लेकिन एक को ऑब्जर्व करने पर दूसरे की स्पिन इंस्टेंटली उल्टी होनी ही चाहिए, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। और ऊपर से अगर हम कहते हैं कि जिस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया वो दूसरे को इन्फॉर्म कर सकता है, तो अगेन उसके लिए इंफॉर्मेशन को लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करना पड़ेगा और यूनिवर्स का एक लॉ ब्रेक हो जाएगा। अब हालांकि कुछ सालों बाद जॉन बेल के बेल्स इनइक्वालिटी थ्योरम ने यह प्रूव करके दिखाया कि आइंस्टाइन वाज अल्टीमेटली रॉन्ग और नील्स बोर यहां पर सही थे। लेकिन यहां पर हमारी कहानी लेगी एक बहुत ही बड़ा टर्न, क्योंकि उस समय के एक दिग्गज साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज प्रूफ करके बताई थी जिसे देखकर उस समय के सभी फेमस साइंटिस्ट अपना सर खुजाने लग गए। आइंस्टाइन छोड़ो, नील्स बोर छोड़ो, वेलकम जॉन व्हीलर। जॉन व्हीलर ने एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली ये प्रूफ करके बताया कि फ्यूचर की घटनाएं पास्ट को इफेक्ट कर सकती है और कर रही है, और इस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन उस समय किसी भी थियरी के पास नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट। सो जॉन व्हीलर ने बेसिकली किया क्या, उन्होंने किसी साधारण डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह सबसे पहले एक लाइट बीम के सामने दो बारीक स्लिट्स प्लेस किए, ताकि लाइट के फोटॉन्स को चूज करना पड़े कि उन्हें एग्जैक्टली किस स्लिट से गुजरना है। अब ऐसे टाइम पर जब फोटॉन्स को दो रास्तों के बीच कोई एक पाथ चूज करना होता है, वो अपना वियर्ड बिहेवियर दिखाते हैं और एक
वेव के रूप में दोनों स्लिट से एक ही टाइम पे पास हो जाते हैं। सो इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि अगर किसी डिटेक्टर को किसी फोटोन के पाथ के बारे में पता चल गया तो वो फोटोन एक पार्टिकल का रूप ले लेगा और स्क्रीन पर इस तरह का पार्टिकल पैटर्न दिखेगा। और अगर वो डिटेक्टर नहीं जान पाया कि फोटोन किस स्लिट से आया तो वो इस तरह का इंटरफियरेंस पैटर्न दिखाएगा और अपना वेव का फॉर्म मेंटेन करेगा। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है। अब इसके बाद जॉन व्हीलर ने उन दोनों स्लिट्स के आगे एक फोटोन को दो क्वांटम एंटेंगल फोटॉन्स की जोड़ी में स्प्लिट करने वाले एक BBO यानी बीटा बेरियम बोरेट क्रिस्टल को प्लेस किया। अब इससे हुआ यह कि इस एक्सपेरिमेंट में आगे अगर एक मेन डिटेक्टर होगा, लेट्स से डिटेक्टर 1, और कुछ एक्स्ट्रा डिटेक्टर्स होंगे, लेट्स से डिटेक्टर 2, 3 एंड 4, तो अब डिटेक्टर 1 तक पहुंचने वाले हर एक फोटोन का एक क्वांटम एंटेंगल्ड काउंटर पार्ट बाकी डिटेक्टर्स तक भी पहुंचेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम डिटेक्टर 2, 3 और 4 पर किसी एक किस्म का पैटर्न देखते हैं तो इस सेटअप से वही सेम पैटर्न हमें डिटेक्टर 1 पर भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि दोनों क्वांटम एंटेंगल्ड पेयर्स है। क्योंकि पर्टिकुलरली इस एक्सपेरिमेंट में व्हीलर ने डिटेक्टर 1 और डिटेक्टर 4 को इस तरह से सेटअप किया था कि दोनों स्लिट्स के फोटॉन्स कंबाइन होकर उन तक पहुंचे, और इसीलिए वो डिटेक्टर्स पता ही नहीं कर पाए कि कौन सा फोटॉन किस स्लिट से आया था, यानी कि उनका पाथ इंफॉर्मेशन ही इरेज हो जाए, व्हिच सिंपली मींस वो वेव वाला इंटरफियरेंस पैटर्न दिखाएंगे। और ऑन द अदर हैंड उन्होंने डिटेक्टर 2 और 3 को इस तरह से सेटअप किया था कि स्लिट 1 के फोटॉन्स डायरेक्टली डिटेक्टर 2 पर जाए और स्लिट 2 के फोटॉन्स डायरेक्टली डिटेक्टर 3 पर जाए। मीनिंग यहां पर डिटेक्टर 2 और 3 को इजीली पता चल जाएगा कि उन तक पहुंचने वाले फोटॉन्स एग्जैक्टली किस स्लिट से आए, यानी कि पाथ इंफॉर्मेशन उन्हें मालूम है, एंड देयरफॉर ये डिटेक्टर्स हर बार पार्टिकल पैटर्न ही दिखाएंगे। सो अब जब आपको पूरा सेटअप पता चल चुका है और ये भी पता है कि डिटेक्टर्स 2, 3 और 4 पर पहुंचने वाले हर एक फोटॉन का एक क्वांटम एंटेंगल्ड काउंटर पार्ट डिटेक्टर 1 पर जाता है, तो अब मैं आपको एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूं। मुझे बताओ, नॉर्मली डिटेक्टर 1 डिटेक्टर 4 की तरह वेव वाला इंटरफियरेंस पैटर्न दिखाता है, तो क्या डिटेक्टर 2 और 3 को एक्टिवेट करने पर उसे इंस्टेंटली पार्टिकल पैटर्न दिखाना शुरू करना चाहिए? अब आई नो आप सोचोगे कि सिंस उन तक पहुंचने वाले फोटॉन्स क्वांटम एंटेंगल्ड है तो हां ऐसा होना चाहिए। डिटेक्टर 1 ने अपना वेव पैटर्न बदलकर पार्टिकल पैटर्न दिखाना चाहिए। बट एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट व्हीलर ने एक ट्विस्ट ऐड किया। उन्होंने डिटेक्टर 1 को बाकी 3 डिटेक्टर्स के मुकाबले स्लिट्स से थोड़ा नजदीक प्लेस किया, यानी उस तक फोटॉन्स पहले पहुंचते हैं और फिर बाद में दूसरे डिटेक्टर्स तक। एंड सो इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर डिटेक्टर 2 और 3 ने उन तक पहुंचने वाले फोटॉन्स का पाथ जान लिया, डिटेक्टर 1 ने तो अपना डिसीजन पहले ही ले लिया और वो नहीं बदल सकता, राइट? बट गेस व्हाट, जैसे ही हम डिटेक्टर 2 या 3 पर पार्टिकल पैटर्न देखते हैं, पता चलता है कि डिटेक्टर 1 ने भी वही शो कर रखा है, यानी कि समहाउ ये दूर रखे डिटेक्टर्स पर डिटेक्ट हुए फोटॉन्स की इंफॉर्मेशन समय में पीछे जाके यहां पर जहां पर ये फोटॉन्स क्वांटम एंटेंगल्ड जोड़ी में स्प्लिट हुए वहां पहुंच रही है और डिटेक्टर 1 की ओर जा रही है और फोटॉन्स को बता रही है कि उसे कौन सा पैटर्न दिखाना है। सो एसेंशियली फ्यूचर से पास्ट में इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रहा है और पास्ट के डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है, या सिंपली कहूं तो इफेक्ट कॉज से पहले होते हुए दिख रहा है, बिकॉज ऑफ व्हिच फिजिसिस्ट्स इस न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्सेप्ट को रेट्रो कॉजालिटी कहने लगे। सो अब आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि ये कितना ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था और इसके इंप्लीकेशंस किस लेवल पर हो सकते हैं। हमारा जो दुनिया को देखने का नजरिया है, जिसमें हम एरो ऑफ टाइम को एक ही डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं, पास्ट से फ्यूचर की ओर, उसी पर इसने सवाल खड़ा कर दिया। यानी कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, इस घटना ने इफेक्ट किया कि बिग बैंग कैसे हुआ। सुनने में ही एब्सर्ड लग रहा है, राइट? और बहुत सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट कर लेगा ऐसा लगता है। वेल, अगर रेट्रो कॉजालिटी सच में एग्जिस्ट करती है तो हमारे यूनिवर्स के लिए उसके एटलीस्ट 3 मेजर इंप्लीकेशंस निकल सकते हैं। पहला तो सुपर डिटर्मिनिज्म। रेट्रो कॉजालिटी का प्रूव होना मतलब यूनिवर्स में घट रही सभी चीजें ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड या सिंपली पहले से ही डिसाइडेड है। सो बेसिकली सारे इवेंट्स घटने के सीक्वेंस का इंफॉर्मेशन पहले से ही सेट है, बस वो सभी घटनाएं ब्रह्मांड में टेप रिकॉर्ड की तरह प्ले हो रही है, जो कभी भी फॉरवर्ड या रिवर्स में प्ले हो सकती है, किसी मूवी रिकॉर्ड की तरह। देन नंबर 2, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्सेस लाइक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर ए ने बी को पैदा किया और बी ने सी को, फिर अगर सी ने ए को मार दिया, तो टाइम को अगर हम फ्यूचर से पास्ट की तरफ प्ले करें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट कभी कंजर्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो भविष्य में सी से मारा गया है, तो वो पास्ट में बी को जन्म कैसे दे पाएगा? और अगर
अगर बी ही दुनिया में नहीं आया तो सी दुनिया में कैसे आ पाएगा। थर्ड, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ भी ब्रेक हो जाएगा, जो ये कहती है कि एंट्रोपी यानी इंफॉर्मेशन ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम। सो यहां पर बेसिकली हम इंफॉर्मेशन में बैकवर्ड जा रहे हैं, जो कि थर्मोडायनामिक्स का लॉ अलाउ नहीं करता। फोर्थ, आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी ये प्रूव करती है कि टाइम में बैकवर्ड जाना इम्पॉसिबल है। ये थियरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट, साइंस के सभी कोर कॉन्सेप्ट्स की जो हमें अंडरस्टैंडिंग अभी तक है, वो सब की लेजिटिमेसी पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इसीलिए फ्रेंड्स, मेरे लिए पर्सनली और हमारी टीम के लिए ये बिलीव करना कि ये वाकई में सच है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। डिस्पाइट इस टॉपिक पर बहुत से अच्छे चैनल्स ने बहुत से वीडियोस बनाए जो सभी इस एक्सपेरिमेंट को लेजिट बताकर कंक्लूड करते हैं। लेकिन गाइस, जैसे मैं आपको ये बार बार याद दिलाता हूं कि जिंदगी में ट्रूली रैशनल बनो और किसी की भी जस्ट कही सुनी बातों को एक्सेप्ट मत करो जब तक आप पूरी तरह से लॉजिकली सहमत ना हो, क्योंकि अंधविश्वास सिर्फ रिलीजियंस में ही मिलने की संभावना नहीं होती, बल्कि साइंस में भी आपको अंधविश्वास मिल सकता है। और इसीलिए मामले की तह तक जाना हमेशा जरूरी है। तो मैं और मेरी टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए हमने और गहराई में रिसर्च करना शुरू किया, जिसके बाद हमने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसके बाद पूरा गेम ही समझ में आ गया बॉस। कुछ ऐसी चीजें जो सभी से मिस हो गई थी, बट दे वर वेरी कंसिस्टेंट विद क्वांटम फिजिक्स के सबसे ट्रस्टेड मॉडल कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। सो क्या जॉन व्हीलर ने जो कहा था कि इंफॉर्मेशन पास्ट में ट्रैवल कर सकती है, वो 100% सही है? वेल, डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट में 2 फंडामेंटल फ्लॉज हमें मिले। सो चलिए शुरू करते हैं धोती खोलना। पहला फ्लॉ ये है कि इन एक्सपेरिमेंट में जैसे ही एक फोटोन बीबीओ क्रिस्टल से पास होता है, वो बेसिकली 2 कम लेकिन इक्वल एनर्जी वाले क्वांटम एंटेंगल फोटॉन्स में ब्रेक हो जाता है। अब वैसे तो ये वियर्ड नहीं है, प्रोवाइडेड दैट क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट्स मेजरली क्वांटम एंटेंगलमेंट पर ही बेस्ड थे। पर यूसी इन एक्सपेरिमेंट्स में डबल स्लिट बीबीओ क्रिस्टल के पहले प्लेस्ड होता है, यानी कि क्रिस्टल से पास होते ही ओरिजिनल फोटोन किस स्लिट से आया था, ये इंफॉर्मेशन देने वाला फोटोन ही नहीं बचता। और इस वजह से नो मैटर व्हाट, हर डिटेक्टर पर आपको एक ही पैटर्न दिखेगा, पार्टिकल नेचर दिखने वाला नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब फिर ऑब्वियसली यहां पर यह सवाल आता है कि फिर कुछ केसेस में इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है? सो इसका जवाब है इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा मेजर फ्लॉ। दरअसल कुछ फिजिसिस्ट का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट में डिटेक्टर 2 पर स्लिट 1 के फोटॉन्स डिटेक्ट होते हैं और डिटेक्टर 3 पर स्लिट 2 के। सो नेचुरली वो किस स्लिट से आए हैं, ये इंफॉर्मेशन रिवील होने की वजह से उनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता और वो अपने रिस्पेक्टिव डिटेक्टर्स प्लस डिटेक्टर 1 इन दोनों जगह नॉन इंटरफेरेंस पैटर्न के रूप में अपना पार्टिकल नेचर शो करते हैं। पर एक सेकेंड, अगर लेट्स से कि मुझे डिटेक्टर 2 के ऑब्जर्वेशंस को डिटेक्टर 1 से कंपेयर करना है, तो ऑब्वियसली मुझे डिटेक्टर 1, जहां बाय द वे दोनों स्लिट्स के फोटॉन्स पहुंचते हैं, उसमें से स्लिट 2 के फोटॉन्स के ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर करना पड़ेगा टू मैच द पैटर्न। पर अगर मुझे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को मैच कराने के लिए स्लिट 2 के फोटॉन्स को इग्नोर करना पड़ा, तो फिर ये तो चेरी पिकिंग हो गई। ये रेट्रो कॉज़ैलिटी कैसे हुआ? और बस फिर इसी कंफ्यूजन को वेरीफाई करने के लिए कुछ फिजिसिस्ट ने इन क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से स्टडी किया एंड व्हाट दे फाउंड आउट वाज शॉकिंग। अगर आप डिटेक्टर 2 और डिटेक्टर 3 के ऑब्जर्वेशंस को एक के ऊपर एक रख के प्लेस करते हो, तो वही पैटर्न बनता है जो डिटेक्टर 1 और 4 पे बनता है विदाउट चेरी पिकिंग। यानी कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि चारों डिटेक्टर्स पर शुरू से ही एक ही पैटर्न बनता है, बस प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में चेरी पिक करके अपने साइड ऑफ द स्टोरी को प्रेजेंट किया जा रहा था। सो इन शॉर्ट, किसी इंफॉर्मेशन को पास्ट में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है और ऐसा हो भी नहीं रहा है। अब फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाता है। साइंस में ना एक पॉसिबिलिटी हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि कई बार साइंटिस्ट कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रूफ करने के लिए डेटा का इंटरप्रिटेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं और एक ऐसी पिक्चर पेंट हो जाती है जो उन्हें मशहूर बना देती है। इसे चेरी पिकिंग ऑफ डेटा कहते हैं। यहां पर अच्छा चांस है ऐसा ही कुछ हुआ उन एक्सपेरिमेंटर्स द्वारा जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट कर रहा है, और किसी के भी पास इसका कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। अब ये तो कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक कम्युनिटी में इससे भी कई गुना ज्यादा वाहियात केसेस होते हैं जिन्हें सीधा डेटा फजिंग या डेटा फैब्रिकेशन कहा जाता है, जहां पर रिसर्चर्स अपने डेटा और स्टैटिस्टिक्स को ही फेक करते हैं अपनी थियरी को सपोर्ट कराने के लिए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, इट इज नॉट इवन रेयर।
क्योंकि साइंटिस्टों को ऐसा करने के पीछे बहुत करियर इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस कुछ महीने पहले ही हाईलाइट हुआ, और आयरनी देखना गाइस, इस केस की सबसे बड़ी आयरनी, एक रिसर्चर जो ऑनेस्टी पर रिसर्च कर रही थी, उसी का एक रिसर्च पेपर फ्रॉड और डेटा फैब्रिकेशन की वजह से अनपब्लिश कर दिया गया। सो ऑनेस्टी पर रिसर्च करने वाली साइंटिस्ट ही निकल गई डिसऑनेस्ट। वाह। अब डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा जो आपको इस विषय में एक इन डेप्थ पर्सपेक्टिव दे देंगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, ये सबसे बचने के लिए हमेशा ये दो चीजें याद रखो। नंबर 1, हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट्स को फंडामेंटली समझने की कोशिश करो। नंबर 2, साइंस कम्युनिटी में हमेशा कंसेंसस को ज्यादा वेटेज दो, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट्स में जिसमें मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एग्री करते हैं वो यूजुअली ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से प्रूव्ड और वाइडली एक्सेप्टेड होता है। वो एंटायर साइंस कम्युनिटी के पोजीशन को ज्यादा एक्यूरेटली डिफाइन करता है। उन पर हजारों रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स हो चुके होते हैं, और नॉन कंसेंसस वाली थियरीज के एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा चांस होता है डेटा फजिंग का। अब अगर आप एक साइंटिस्ट हो तो यहां पर बात थोड़ी सी अलग हो सकती है, क्योंकि आपको कंसेंसस के बाहर का भी सोचना होगा और आपको ऑनेस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखना होगा कि आपकी सोच सही है कि नहीं। बट व्यूअर्स के लिए ये पाथ फॉलो करना उन्हें मिसगाइड कर सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स, एक छोटा सा रियलाइजेशन मैं आपको देना चाहूंगा। आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया आउटलेट्स को फॉलो करते हो, और वो लोग आपको कई सारा डेटा बताते होंगे, अपने पर्सपेक्टिव को बैक करने के लिए। अब जरा यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर साइंटिस्ट डेटा फजिंग और डेटा मिस इंटरप्रिटेशन में फंस रहे हैं अपनी थियरीज को प्रूव करने के लिए, तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन साइंस फील्ड के बाहर ये कितना होता होगा। मैं बात कर रहा हूं न्यूज, मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स द्वारा, बिजनेसेस द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा, एटसेट्रा। सो ऑलवेज हैव अ रैशनल माइंडसेट, चीजों को फंडामेंटली समझने की कोशिश करो। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी तो कर ली, लेकिन क्या आपको पता है ब्रह्मांड का सबसे छोटा मेजरिंग लेंथ क्या है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से भी ज्यादा छोटा होता है? क्या आपने प्लैंक लेंथ के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो प्लैंक लेंथ सबसे छोटा मेजरमेंट है, जो इतना छोटा है कि इसके सामने समझ लो एटम भी पृथ्वी जितना बड़ा हो गया। बट ये मेजरमेंट फिजिक्स में एक्सट्रीमली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों है इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।